सुबह के करीब 5:30 बजे पीर पंजाल की पहाड़ियों पर विजिबिलिटी साफ होने लगी थी। आतंकियों को जरा भी भनक नहीं थी और तभी आसमान में MI-17 हेलीकॉप्टर्स की वो गड़गड़ाहट उस खामोश सन्नाटे को चीरती हुई आई। इससे पहले कि आतंकी संभल कर अपनी हेवी मशीन गन से जवाब देते, पायलट ने सटीक कोऑर्डिनेट पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। साल था 2003। पीर पंचाल की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ जो हमेशा खामोश रहती थी, आज उनकी खामोशी टूटने वाली थी। उस सुबह 5:30 बजे जब सूरज की पहली किरण उन चोटियों को छू रही थी, तब किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटे भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगे। लेकिन यह कहानी शुरू होती है इससे 3 साल पहले, साल 2000 में जम्मू के पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल से महज 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गाँव था, हिलका। 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ, घने जंगलों से ढका हुआ, दुर्गम पहाड़ों के बीच छुपा हुआ। यह वो जगह थी जहाँ साल के आधे महीने बर्फ इतनी गहरी होती थी कि इंसान का पैर रखना तक मुश्किल हो जाए। और शायद यही वजह थी कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस वीरान बेआबाद जगह पर कोई इंसान भी रह सकता है। लेकिन वो रह रहे थे और बड़ी तादाद में रह रहे थे। उन दिनों हिलका के आसपास के इलाकों में बकरी चराने वालों की तादाद अचानक बढ़ने लगी। पहाड़ों पर बकरवालों का आना जाना कोई नई बात नहीं थी, यह तो सदियों पुरानी परंपरा थी। गुज्जर और बकरवाल हर साल इन रास्तों से गुजरते थे, इसीलिए किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर कोई गौर से देखता तो उसे कुछ अजीब जरूर लगता। इन नए लोगों के हाथों में बकरियां हाँकने की लाठियां नहीं थी, उनके कंधों पर भारी बख्तरबंद बक्से थे। वो हमेशा नजर चुराते थे, लोकल लोगों से दूरी बनाकर रखते थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी जो किसी बकरवाल की आंखों में नहीं होती। यह बकरवाल नहीं थे, यह थे पाकिस्तान के 3 सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों के करीब 350 हाईली ट्रेंड लड़ाके, लश्कर-ए-तैयबा, अल-बदर और जैश-ए-मोहम्मद, तीनों का एक जॉइंट ऑपरेशन। बिना भारतीय सेना को कानो कान खबर हुए इन्होंने हिलका के घने जंगलों में अपना हेडक्वार्टर बना लिया था। और अगर इन्हें वक्त रहते नहीं रोका जाता तो शायद पूरे भारत में संसद हमले और 26/11 जैसे ना जाने कितने और तूफान आते। यह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1999 जब भारत कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ रहा था। सेना का पूरा ध्यान, पूरी ताकत, पूरा फोकस उस एक मोर्चे पर था और यही वो मौका था जिसका इन आतंकी संगठनों ने बेरहमी से फायदा उठाया। उन्होंने एक सोचा समझा प्लान बनाया था। पुंछ और राजौरी का इलाका बॉर्डर से काफी करीब था। पाकिस्तान में बैठे उनके आका यहाँ से इतने नजदीक थे कि घुसपैठ आसान थी और कारगिल की लड़ाई की वजह से सेना की भारी तैनाती यहाँ से करीब 300 से 350 किलोमीटर दूर थी। मतलब यह जंगल लगभग खाली थे, निगरानी लगभग नहीं के बराबर। और इन्होंने इसी खालीपन को अपनी ताकत बना लिया। बहुत योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने हिलका के जंगलों में अपना नेटवर्क फैलाना शुरू किया। सर्दियां आई, रास्ते बंद हो गए, सेना की पेट्रोलिंग उस ऊंचाई पर लगभग नामुमकिन हो गई। लेकिन आतंकी वहीं थे। भारी राशन और विंटर क्लोथिंग के दम पर उन्होंने उन बंकरों में सर्दियां काटी और जब सेना नीचे होती तब वो ऊपर पहाड़ों में अपना साम्राज्य मजबूत कर रहे होते। 2001 आते आते उन्होंने करीब 150 किलोमीटर के विशाल इलाके में ऐसे मजबूत कंक्रीट के बंकर बना लिए थे जिनमें भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जमा हो चुका था। AK-47, स्नाइपर राइफलें, भारी मशीन गने, इतना राशन और सामान की सालों तक लड़ाई लड़ी जा सके। लेकिन यह सब होता रहा और हमें पता नहीं चला। इस बीच आतंकियों ने अपनी पहली कार्रवाई शुरू कर दी थी। उन्होंने उस पूरे इलाके को दहशत में डालना शुरू किया। उनका पहला निशाना बने वहाँ के लोकल गुज्जर और बकरवाल। जिस किसी पर भी जरा सा शक होता कि वो सेना या पुलिस का मुखबिर है, उसे सरिया मार दिया जाता किसी के सामने बेरहमी से, ताकि पूरा इलाका देखे और उनसे डरे और कोई भी उनके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। 1999 से 2003 के बीच जम्मू, पुंछ और राजौरी बेल्ट में आतंकियों ने कई गांवों में घुसकर निर्दोष नागरिकों का नरसंहार किया। मासूम लोग जिनका कोई कसूर नहीं था, सिवाय इसके कि वो उस जमीन पर पैदा हुए थे जिस पर आतंकी अपना कब्जा जमाना चाहते थे। और इधर सेना थी, एक अदर से दुश्मन से लड़ रही थी जिसका नामो निशान नहीं मिल रहा था। LOC पर घुसपैठ की कोई शिकायत नहीं, लेकिन हमले हो रहे थे। पुंछ राजौरी हाईवे पर सेना के काफिले पर अचानक गोलियां चली, 5 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। फिर जून 2001 में मेंढर तहसील में सेना की एक चौकी पर हमला, 3 और शहीद, लेकिन हमलावर गायब, जैसे रात के अंधेरे में कहीं से आए और कहीं गायब हो गए। फिर एक दिन एक सुराग मिला, राजौरी और पुंछ के निचले इलाकों के बाजारों में कुछ अनजान लोग मुंह मांगी कीमत देकर खच्चर खरीद रहे थे। यह बात अजीब इसलिए थी क्योंकि सर्दियां आने वाली थी और आमतौर पर बर्फबारी से पहले बकरवाल अपनी मूवमेंट कम कर लेते हैं, बढ़ाते नहीं। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस धागे को पकड़ा और जब खींचा तो एक पूरा जाल सामने आ गया। दरअसल हिलका में मौजूद ज्यादातर आतंकी पाकिस्तानी या अफगानी थे। उनके पास आधुनिक हथियार था, लॉजिस्टिक था, पैसा था, लेकिन पीर पंजाल के उन खतरनाक सीधे खड़े रास्तों का उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। भारी हथियारों,
सीमेंट और राशन से लदे कचरों को उन पहाड़ों पर बिना गिराए ले जाना, यह सिर्फ और सिर्फ स्थानीय गुजर और बकरवालों की एक्सपर्टीज थी। इसीलिए आतंकियों को इन लोकल गाइड्स की जरूरत थी और वो इन्हें गन पॉइंट पर लेते थे, मजबूर करते थे कि वो उनके लिए काम करे। लेकिन आतंकी खुद कभी बाजार नहीं जाते थे। वो जानते थे कि दिन के उजाले में बाजार में दिखे तो पुलिस की पकड़ में आ जाएंगे। इसीलिए उनका सारा काम करते थे OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स। ये वो स्थानीय लोग थे जो बिल्कुल आम नागरिकों की तरह दिखते थे। प्रॉपर ID कोडर्स, साफ सुथरा चेहरा। दुकानदार सोचते थे कि कोई बकरवाल सामान ले रहा है, लेकिन वो सामान जा रहा था इल्खा की उन अंधेरी सुरंगों में जहां मौत रहती थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जब इन OGW की रेकी की तो उन्हें उन सेफ पॉइंट्स का पता चल गया जहां रात को सामान का आदान प्रदान होता था। सेना ने जल्दबाजी नहीं की, दिन में एक्शन नहीं लिया, बल्कि रात के गहरे अंधेरे में उन रास्तों पर जाल बिछाया और इंतजार किया। और फिर वो आए, 2-3 आतंकी कचरों के साथ उस जगह पर जहां सामान रखा था। तभी अंधेरे में एक सख्त आवाज गूंजी, हथियार डाल दो। घबराए आतंकियों ने हड़बड़ाहट में AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन वो भूल गए थे, वो भारतीय सेना के एक परफेक्ट चक्रव्यूह में फंस चुके थे। चंद मिनटों की ताबड़तोड़ क्रॉस फायरिंग में 2 आतंकी वहीं ढेर हो गए और तीसरे ने जब देखा कि भागने का कोई रास्ता नहीं तो उसने हथियार डाल दिए। जब उस पकड़े गए आतंकी को इंटेरोगेशन सेंटर लाया गया तो शुरुआत में उसने बहुत गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस के सख्त सवालों और साइकोलॉजिकल दबाव के सामने वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। और जो उसने बताया उसने सेना के होश उड़ा दिए। हम तो सिर्फ मोहरे हैं, असली फौज तो ऊपर हिलका में बैठी है। वहाँ सैकड़ों विदेशी लड़ाके हैं। उन्होंने पहाड़ियों के अंदर कंक्रीट के ऐसे मजबूत बंकर बनाए हैं जिन्हें भेद पाना नामुमकिन है। सेना को भरोसा नहीं हुआ। बॉर्डर के इस पार भारत की जमीन पर इतनी बड़ी तादाद में आतंकी, यह लगभग नामुमकिन लगता था। लेकिन भारतीय सेना अब कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। तुरंत इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स चित्ता और चेतक को हिलका के उन जंगलों में उड़ान भरने के लिए भेजा गया। पायलट को सख्त आदेश था, 10,000 से 13,000 फीट की ऊंचाई पर हर एक संदिग्ध चीज को नोटिस करो। लेकिन आतंकी भी बेवकूफ नहीं थे। वो जानते थे कि ऊपर से नजर रखी जा सकती है। उन्होंने अपने बंकरों को पेड़ों की टहनियों, मिट्टी और सफेद पैरासूट के कपड़ों से इस परफेक्शन के साथ छुपाया था कि ऊपर से देखने पर वो बिल्कुल पहाड़ का हिस्सा लगते थे। लेकिन उनसे 2 गलतियां हो गई। पहली गलती, 12,000 फीट की उस कड़ाके की ठंड में अपने अंडरग्राउंड बंकरों में जिंदा रहने के लिए उन्हें बुखारी जलानी पड़ती थी। उस आग की गर्मी से बंकरों के ठीक ऊपर की तरफ बर्फ पिघल रही थी। हेलीकॉप्टर से जब पायलट ने देखा तो सफेद पहाड़ पर कुछ खास जगहों की बर्फ पिघली हुई थी और वहाँ से हल्का सा धुआं उठ रहा था। उन वीरानी इलाकों की तरफ कचरों और इंसानों के पैरों के निशान आते जाते दिखे। बर्फ पर जहाँ कोई जाता ही नहीं था। बस राज खुल गया। हेलीकॉप्टर्स ने उन संदिग्ध लोकेशनों को मार्क कर लिया था और अब भारतीय सेना ने एक ऐसे ऑपरेशन की तैयारी शुरू की जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। इस ऐतिहासिक मिशन की कमान सौंपी गई मेजर जनरल हरिदेव सिंह लद्दर को और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सर्फ विनाश। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। ऑपरेशन शुरू तो हो गया था, इरादा भी पक्का था, लेकिन सामने जो चुनौतियां थी वो पहाड़ जैसी ही थी। हिलका 10,000 फीट की ऊंचाई पर था और वहाँ कोई सड़क नहीं थी। आतंकी 150 किलोमीटर के विशाल इलाके में छोटी छोटी टुकड़ियों में बिखरे थे और सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि जरा सी आड़ से ही वो जंगलों में गायब हो सकते हैं। सेना ने 3 मोर्चे पर काम शुरू किया। पहला, 9 पैरा SF के कमांडो की छोटी टीमों को रात के अंधेरे में हिलका के जंगलों में भेजा गया। उन्होंने कई दिनों तक छुपकर बिना एक भी गोली चलाई आतंकियों के बंकरों की बिल्कुल करीब से निगरानी की। गार्ड पोस्टों की लोकेशन, बंकरों की मोटाई, हथियारों की पोजीशन, हर एक चीज के एग्जैक्ट GPS कोऑर्डिनेट्स और फिर खामोशी से वापस आकर अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपती। दूसरा, रात के अंधेरे में आतंकियों की नाक के ठीक नीचे सेना ने 3 हेलीपैड बनाए, 20 किलोमीटर लंबे खच्चर ट्रैक तैयार किए, हथियारों के स्ट्रॉन्ग डंप बनाए और तीसरा, माइक्रो स्ट्रोक, एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। सेना ने रेडियो फ्रीक्वेंसी जानबूझकर ऐसी सेट की कि आतंकी उसे आसानी से सुन सके और फिर उस रेडियो पर गलत जानकारियां फैलाई जाने लगी। अगर आज रात किसी खास जगह पर हेलीपैड बनाना होता तो रेडियो पर मैसेज होता कि सेना आज रात किसी बिल्कुल दूसरी जगह पर हमला करने वाली है। आतंकियों को लगता कि वो सेना की सीक्रेट बातें सुन रहे हैं। वो खुश होते और इधर सेना चुपचाप अपना काम करती रहती। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, जाल बिछ चुका था और अब वक्त था उसे कसने का। मई 2003, रात का अंधेरा। भारतीय सेना अपनी पोजीशन ले चुकी थी। 16 कोर, 113 इन्फेंट्री ब्रिगेड, राष्ट्रीय राइफल्स और 9 पैरा SF के वो कमांडो जो रात के अंधेरे में आतंकियों के बंकरों के ठीक बाहर ब्लाइंड स्पॉट पर घात लगाए बैठे थे, जैसे मौत खुद वहां बैठकर इंतजार कर रही हो। सुबह के करीब 5:30 बजे पीर पंजाल की पहाड़ियों पर विजिबिलिटी साफ होने लगी थी। आतंकियों को जरा भी भनक नहीं थी और तभी आसमान में MI-17 हेलीकॉप्टर्स की वो गड़गड़ाहट उस
उस खामोश सन्नाटे को चीरती हुई आई। इससे पहले कि आतंकी संभल कर अपनी हेवी मशीन गन से जवाब देते, पायलट ने सटीक कोऑर्डिनेट पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। धमाकों की वो आवाज पूरी पीर पंजाल की पहाड़ियों में गूंज उठी। कई बंकरों की छतें उड़ गई। आतंकियों का पूरा कम्युनिकेशन और कमांड स्ट्रक्चर मिनटों में ध्वस्त हो गया। और उसी धुएं और अफरा तफरी के बीच 9 पैरा SF के कमांडो एक्टिवेट हुए। वो बंकर के करीब जाते, वेंटिलेशन में ग्रेनेड फेंकते और जो आतंकी धमाके से बचकर बाहर भागने की कोशिश करता वो कमांडो की असोल्ट टीम की गोलियों का शिकार हो जाता। लेकिन कुछ बंकर काफी ऊंचाई पर थे। वहाँ बैठे आतंकियों ने अपनी हेवी मशीन गनों से सेना पर अंधाधुंध फायरिंग खोल दी। गोलियों की वो बौछार इतनी तेज थी कि एक पल के लिए सेना को भी रुककर कवर लेना पड़ा। और जब हेलीकॉप्टर नीचे आए तो आतंकियों ने मशीन गन का मुंह आसमान की तरफ कर दिया। तब सेना ने अपना सबसे घातक हथियार निकाला, 84 mm रॉकेट लॉन्चर। 9 पैरा SF के जवानों ने सीधे उन बंकरों में रॉकेट दागे और जो बंकर अवैध कहे जाते थे वो धूल में मिल गए। अब बचे हुए आतंकियों में खौफ और दहशत फैल गई। उनका लीडरशिप स्ट्रक्चर टूट चुका था, हर तरफ से घिरे हुए। वो जान बचाने के लिए अपना सारा सामान वहीं छोड़कर पीर जंजाल के बर्फीले दर्रों की तरफ भागने लगे। उनका प्लान था कि किसी तरह दर्रा पार करके कश्मीर की घाटी में निकल जाएंगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि भारतीय सेना का प्लान अचूक था। उन बर्फीले दर्रों पर पहले से सेना की ब्लॉकिंग फोर्स तैनात थी, हेवी मशीन गनों के साथ और स्नाइपर्स के साथ। सफेद बर्फ के बीच जान बचाकर भागते हुए वो आतंकी सेना के लिए एकदम ओपन टारगेट बन गए। उस दिन पीर पंजाल की पहाड़ियों से भागने की कोशिश करने वाला हर एक आतंकी उसी बर्फ में मारा गया। जब सेना ने उन तबाह बंकरों की तलाशी ली तो उन्हें एक बंकर में एक डायरी मिली। उसी डायरी के आधार पर बाद में घाटी के निचले गांवों से सैकड़ों गद्दारों को गिरफ्तार किया गया और फिर बरामद हुए कुछ सैटेलाइट फोन। जब उनकी कॉल डिटेल्स खंगाली गई तो इंटेलिजेंस एजेंसियों के होश उड़ गए। ये आतंकी सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत के अंदर उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और केरल से सीधे संपर्क में थे। ऑपरेशन सर्फ विनाश में 60 से 70 आतंकी मारे गए। पीर पंजाल की पहाड़ियों में कभी दोबारा इतनी बड़ी तादाद में आतंकी नहीं आए और एक पूरे नेटवर्क का, एक पूरे इकोसिस्टम का हमेशा के लिए खात्मा हो गया था। और दोस्तों वो पीर पंजाल की बर्फ जो उस दिन लाल हुई थी वो हमें याद दिलाती है कि हमारी नींद इसलिए सुकून की है क्योंकि कुछ लोग सोते नहीं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।